Hello everyone, my name is Dinesh Kumar and once again welcome back to Educator Agency। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट नंबर 5 की। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इलास्टिसिटी मीन्स क्या होता है, खिंचाव, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिवनेस कि डिमांड में चेंज जो होता है उसको हम एक प्रकार से न्यूमेरिकल टर्म में मेजर करते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी, बट लॉ ऑफ डिमांड की एक डिमेरिट थी कि वो डिमांड की सेंसिटिवनेस को चेक नहीं करता था, या फिर यूँ कहिए कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ डिमांड की डायरेक्शन को बताता था। ठीक है, इसलिए हमारा ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर हम डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिवनेस को चेक कर सकते हैं। डिमांड में चेंज को हम एक क्वांटिटिव फॉर्म में क्या है, मेजर कर सकते हैं। देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट वाज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट दिया था वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, और अपनी किस बुक के अंदर दिया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी मीनिंग की बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू वेरिएबल्स लाइक प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ये किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होता है या उसकी जो भी रिस्पॉन्सिवनेस होती है उसको मेज़र करने का काम करता है। ठीक है, किसकी वजह से, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कंज्यूमर की इनकम या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि इन फैक्टर में चेंज आने की वजह से जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है उसको एक क्वांटिटी फॉर्म में मेजर करना या उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करना क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको इसका जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता क्या है, जब एक कमोडिटी के प्राइजेज में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में जो चेंज होता है, उसकी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है कि जो रिलेटेड गुड्स होती है, रिलेटेड गुड्स हमारी क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है, सब्सिट्यूट भी हो सकती है। इन गुड्स के प्राइस में चेंज आने से प्राइस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जो हमारी कमोडिटी होती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में, उसकी डिमांड में क्या चेंज आया, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में जो स्टडी करेंगे वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करेंगे। फर्दर इसके बाद जो हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड किसकी बात करेंगे,
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। 1 मिनट। चलिए देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है? इट इज मेजर्ड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भाई किसी भी कमोडिटी के प्राइस में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो चेंज वर्ड है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम उसको कैसे निकाल लेंगे? अगर हम चेंज इन क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो उसको हम जो हमारी करंट क्वांटिटी होती है उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी है उसको लेस कर देंगे तो चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है। यदि हमने निकालना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100। क्यू यहाँ पर क्या है? इनिशियल क्वांटिटी। डेल्टा क्यू क्या है? ये डिफरेंस है करंट क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी का। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको अच्छे से समझेंगे, फिलहाल इसके फॉर्मूला को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी प्रकार अगर हम चेंज इन प्राइस की बात करें, प्रतिशत परिवर्तन यानी कि प्राइस में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसमें उसकी बात करें तो हम उसको निकाल सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100। डेल्टा पी हमारा क्या है कि जो हमारा करंट प्राइस है और जो हमारा इनिशियल प्राइस है उसका डिफरेंस। क्लियर? तो यहाँ पर 100 से 100 कट हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। और ये जब हम ऊपर लेके आएंगे तो इसके जो नोमिनेटर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर वो नोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P डिवाइड बाई डेल्टा P। ठीक है। तो फाइनली ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आ जाता है और इसको हम इस सेंस में भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन क्यू। ठीक है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको समझा के अभी आ चुका हूँ। तो डेल्टा क्यू आपने याद रखना चेंज इन क्वांटिटी है और डेल्टा पी हमारा क्या है? चेंज इन प्राइस है। और डेल्टा जो क्यू हम निकाल सकते हैं Q1 यानी कि करंट क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, और P को चेंज इन प्राइस जो निकलेगा हमारा जो करंट प्राइस है और माइनस जो हमारा इनिशियल प्राइस है उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन प्राइस। तो अल्टीमेटली आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसलिए आपने इसको अच्छे से समझना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप इसमें देखो, आप इफ़ द प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स फॉल फ्रॉम 20 to 10, यानी कि हमारे जो एक सर्टेन गुड्स के जो प्राइजेज हैं वो 20 to 10 क्या करते हैं? फॉल करते हैं। यानी कि P0 हमारा कितना? 20 एंड P1 हमारा कितना? 10। यही है ना? फॉल कर गई, 20 से 10 हो गई। और इससे क्या हुआ? इसके कारण जो इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम, हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि हमारी जो इनिशियल क्वांटिटी 43 थी और करंट जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 75 हो जाती है। तो निकालिए भाई, कैलकुलेट कीजिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूले का हमें पता है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? डेल्टा क्यू चाहिए और डेल्टा क्यू है इन दोनों का डिफरेंस है। क्लियर? इन दोनों का जो हमारी क्या है? करंट क्वांटिटी है 75 माइनस जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी है 43, इन दोनों का डिफरेंस है, ये कितना आएगा? 32। इसी प्रकार चेंज इन प्राइस हमने निकालना है तो करंट प्राइस हमारा 10 है और इनिशियल प्राइस हमारा कितना है? 20 है। तो कितना आ गया? माइनस। अगर आप यहाँ पर भाई -10 लेते हो, अगर यहाँ माइनस काउंट करते हो तो आपने यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। अगर फॉर्मूले में आप माइनस नहीं लगाते तो आपने इसको प्लस में ही काउंट करके चलना पड़ेगा। हम इसको प्लस में काउंट करके चलते हैं। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गए तो हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा क्यू जो हमारा कितना है? 32 है, डिवाइड बाय डेल्टा पी जो कि हमारा कितना? 10 मल्टीप्लाई इनिशियल प्राइस हमारा 20 है एंड
जो इनिशियल क्वांटिटी वो हमारी कितनी है 43, और जब आप इसको कट करके आंसर निकालोगे तो आपका बनेगा 1.48। तो यहाँ पर हमारी क्या है प्राइस, तो हमारी यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकल कर आई 1.48, जो कि ग्रेटर देन 1 है। क्या है प्राइस इलास्टिसिटी हमारी क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करने की कोशिश करना ताकि आप इसको लाइफ टाइम कभी ना भूलो। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी डिग्री क्या रहती है। देखो अगर हम यहाँ पर बात करके चलें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री है तो आपने इसको याद रखना है कि ये 0 टू इनफाइनाइट वेरी करती है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 0 भी हो सकती है, ये इनफाइनाइट भी हो सकती है और इसके बीच में भी वेरी कर सकती है। इस प्रकार डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने 5 डिफरेंट तरीके से क्या है समझने की कोशिश की है, या फिर ये कहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने क्लासिफाइड किया है 5 पार्ट में। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांडेड, थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या इलास्टिक डिमांड आप इसको कह सकते हो, और फिफ्थ हमारी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड या इसको हम इन इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर हमारी क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट रहेगी। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में हमारी जो वैल्यू है इक्वल टू क्या रहेगी 0 रहेगी। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में 1 रहेगी और इलास्टिक डिमांड में ग्रेटर देन 1 एंड इन इलास्टिक डिमांड में लेस देन 1 रहेगी। इसको आप मोर इलास्टिक डिमांड भी क्या है बोल सकते हो। क्लियर। चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1, अब इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें परफेक्टली इलास्टिक डिमांडेड, क्या होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांडेड? व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांडेड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड become zero with a straight rise in the price, then demand for such a commodity is said to be perfectly elastic demand। इसमें यह बताया गया है कि हमारे प्राइजेस तो इसमें क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट प्राइस पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो वेरी करती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो इनफाइनाइट होती है, वो कहीं तक भी जा सकती है। क्लियर। यानी कि प्राइजेस हमारे क्या है कांस्टेंट है 10 है, बट हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर 10 20 30 इस तरीके से ये क्या है इनफाइनाइट तक जा सकती है। क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आई। इसलिए हमारे यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो क्या है हॉरिजॉन्टल है और स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल बनेगा डी डिमांड कर्व, या क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल बनेगा। इसका मतलब ये है कि प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है भाई, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कहीं तक भी वेरी कर सकती है। अगर हमारे प्राइजेज में एक स्लाइड सा भी अगर चेंज आएगा, ये स्लाइड सा अगर इंक्रीज होता है तो हमारी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो क्या है 0 हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। बात कर लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है? इसमें व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से 10 20 30 तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, देन डिमांड फॉर सच ए कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसके कारण हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, या वर्टिकल बनेगा या ओ वाई एक्सिस के क्या बनेगा पैरेलल बनेगा। और यहाँ पर मांग की जो लोच है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या रहेगी 0 रहेगी। मीन्स यहाँ पर डिमांड की सेंसिटिविटी क्या है 0 है, यानी कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड के ऊपर किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ पर डिमांड कर्व इज ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। क्लियर, आगे चलें। अगर हम यहाँ पर बात करें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वो इक्वल हो प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो इक्वल है प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन के। ये नहीं समझ में आया? कोई नहीं, हमने फॉर्मूला किया, उसमें इन वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं कि इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 आती है नहीं आती है। देख लो, हमने चेंज इन क्वांटिटी निकालना सीखा था कि जो हमारा करंट क्वांटिटी है 150 माइनस उसमें से हमने क्या किया 100 इनिशियल क्वांटिटी को लेस कर दिया, तो कितना आया 50 आया। चेंज इन प्राइस हमने निकाला 10 माइनस 20 कर दिया, इक्वल टू कितना है 10 आया। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, चेंज इन क्वांटिटी हमारा 50 है, चेंज इन प्राइस हमारा कितना है 10 है, मल्टीप्लाई इनिशियल प्राइस है वो हमारा कितना है 20 है, और इनिशियल जो क्वांटिटी है वो हमारी कितनी है 100 है। अगर हम इन चीज़ों को कट करें, यहाँ 5 और 5 से 5 को डिवाइड किया इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी यहाँ पर कितनी है 1। क्लियर? यानी कि प्रतिशत परिवर्तन चेंज जो है वो इक्वल होना चाहिए भाई। क्वांटिटी डिमांडेड में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो इक्वल टू प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन के इक्वल होगा, तभी इसको क्या बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर जो डी डिमांड कर्व जो बनता है वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम ये कह सकते हैं इसके अंदर के जो रेक्टेंगुलर हैं, ये देखो ये जो रेक्टेंगुलर हैं इनके जो एरियाज हैं वो इक्वल रहेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है, तभी इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें जिसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड, ये क्या है भाई? व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज है वो इज ग्रेटर देन है प्राइस में परसेंटेज चेंज से, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। इसमें प्राइस में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है ना, उसमें जो चेंज आता है उससे ज़्यादा प्रतिशत परिवर्तन परसेंटेज चेंज देखने को मिलेगा आपको क्वांटिटी डिमांडेड में। और जब इसको डायग्राम में आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, तो इसमें जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा? फ्लैट। कैसा बनेगा? इसमें फ्लैटर बनेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो जब प्राइजेस हमारे कितने हैं 20 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी है 100 है। जैसे ही प्राइजेस हमारे कम होकर 10 हुए तो इसमें चेंज जो देखने को मिला वो 300, यानी कि 3 टाइम्स। और ये प्राइजेस क्या है घटकर हाफ हुए, और इसमें जो परसेंटेज परिवर्तन देखने को मिला वो ज़्यादा देखने को मिला। क्लियर? इसलिए हमारे यहाँ पर जो ईडी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या रहेगी? इज ग्रेटर देन 1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें लेस इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, इसमें क्या है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड में जो प्रतिशत परिवर्तन है अगर वो क्या हो? कम हो प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक। क्लियर? और इसमें जो हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा ना, आप इसको जब डायग्राम में ड्रॉ करोगे तो वो कैसा बनेगा? स्टीपर। ठीक है, और यहाँ पर मांग की लॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी? लेस देन 1, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या होगी? लेस देन 1 होगी। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने बात की है कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।